तो जैसा मैं बता रहा था कि राजनीतिक बंदी जो भी भारतीय थे, पॉलिटिकल प्रिजनर, उनको बिना किसी ट्रायल पर रॉलेट एक्ट इस तरह का रूल ले आया गया था, इस तरह का कानून ले आया गया था कि बिना किसी ट्रायल के उनको 2 साल जेल में बंद किया जा सकता था। यह जानबूझ करके ऐसा रूल ब्रिटिश सरकार भारत में ले आई थी ताकि किसी भी को बिना किसी एक्चुअल गुनाह के भी उसको पकड़ करके जेल में डाला जा सकता था। ये अपने फायदे के लिए लाई थी। इसका पूरे देश में विरोध हुआ। 6 अप्रैल 1919 को बहुत जमकर के विरोध हुआ। इसी की घटना जो है पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जैसे नेता थे पंजाब में, इन लोगों ने क्या कहते हैं अन्य बड़े नेताओं के सहयोग से काफी विरोध किया। जो ये विरोध करने का तरीका होता था, ये किसी प्रकार से हिंसात्मक घटनाएं नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया गया। जनरल डायर उस वक्त था। उसी बीच एक घटना हुई बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को, जो बड़ी ही भयानक घटना इतिहास में मानी जाती है। जलियांवाला बाग एक जगह थी। जलियांवाला बाग आपका इस तरीके से बना हुआ था, ये एंट्री पॉइंट था और इस तरीके का ये ट्रायंगुलर टाइप का पार्क बना हुआ था। यहां से एंट्री करने के लिए प्लेस था, उसके बाद जो है निकलने का कोई प्लेस नहीं था, यही आने का प्लेस था। यहाँ पे एक ऐसे कुआं बना हुआ था। जनता यहाँ से आई और सब जो है घिर गए, टोटल पूरे यहाँ कलेक्ट हो गए। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। पहले बैसाखी का इन लोगों ने, पंजाबी होने के नाते बैसाखी इनका प्रमुख त्योहार होता है, पहले बैसाखी का इन्होंने त्योहार मनाया। बैसाखी का त्योहार मनाने के बाद इस जो रॉलेट एक्ट था इसका विरोध इसमें किया गया। विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक जैसे नेताओं ने भाषण देना, शांतिपूर्वक भाषण देना शुरू किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। जनरल डायर अपनी पूरी आर्मी के साथ जो है इस गेट से एंट्री किया और हर जगह अपने सिपाहियों को ऐसे इसने खड़ा कर दिया, चारों तरफ से खड़ा कर दिया। जो भी नेता भाषण दे रहे थे उनको ये लग रहा था कि वैसे भी जहां भी हम लोग भाषण देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहां पुलिस या फोर्स पहुंच जाती है और वो क्या कहते हैं अपने पोजीशन ले लेते हैं। तो वही सोच करके उन्होंने उसको बहुत केयर नहीं किया। पोजीशन इन्होंने जो है ले लिया। लेने के बाद अचानक ही जनरल डायर ने अपनी सेना को बिना विश्वास में लिए हुए अचानक ही फायर का आदेश दे दिया। जब जनरल डायर ने फायर का आदेश दे दिया तो पहले तो जो भी भारतीय मूल के सिपाही थे वो लोग भौचक्के रह गए, वो पहले फायर नहीं कर रहे थे। फिर उसने कहा आई से अगेन फायर। जब उसने फिर से फायर का आदेश दे दिया, फिर उसके बाद दोबारा भी उसने कहा फायर। तब उसके बाद चूंकि जैसा आर्मी का रूल्स होता है, आर्मी के रूल्स में यही होता है कि अगर आपके अधिकारी ने फायर का आदेश दे दिया या जो भी आदेश दे दिया, दैट वाज द फाइनल आदेश। वो अभी भी यही सिस्टम है कि फाइनल ऑर्डर माना जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन उस वक्त पूछ नहीं सकते हैं, बाद में चाहे जो भी होगा, लेकिन उस वक्त जो भी आपका कमांडर है उसका आदेश ही सब कुछ है। जनरल डायर ने जैसे ही आदेश दिया, वो 2 बार उसकी सैनिक जो भारतीय मूल के थे रुके, लेकिन फिर उसने कहा फायर, फिर कहा आई से अगेन फायर। जैसे ही उसने आई से अगेन फायर कहा, इन लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया। तो ये चारों तरफ से गोलियां इस तरह से बरसना शुरू हो गई। जब गोलियां बरसना शुरू हो गई तो उसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब जो है घायल होने लगे। ये सब इतने दहशत में थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी। अगर केवल केवल पुरुष होते तो थोड़ा बहुत विरोध भी कर सकते थे। घबराहट पर ये भागने लगे। कुछ लोग इसमें कुआं में गिरने लगे, इतना ज्यादा कुएं में गिर गए कि पूरा कुआं फट गया वहां पर। उसके बाद फिर उन पे गोलियां चलती रही। लोग बताते हैं जैसा कि उसमें मतलब काफी प्रमाणिक, तो वो जो भी ज्यादातर इतिहास प्रमाणिक लिखते थे वो अंग्रेज उस वक्त लिखा करते थे, लेकिन फिर भी उस वक्त जो इतिहासकार भारतीय मूल के थे उन्होंने कहा है कि 400 राउंड गोलियां चली, जिसमें अंदाजा यही लगाया जाता है कि कम से कम 1600 अधिक व्यक्ति जो है मारे गए। पूरे इतिहास में ये 13 अप्रैल का दिन बड़ा ही काला दिन मनाया जाता है। इसके उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। जो है क्या कहते हैं, इस घटना से पूरा देश एक स्तब्ध रह गया। किसी को ये अंदाज नहीं था कि झूठी लोकतंत्र की दुहाई देने वाला ब्रिटिश इस तरीके से इतना घिनौनी हरकत कर सकता है। और उससे भी बड़ी घटना यह रही कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत से सांसदों ने जनरल डायर की विशेषता बताई कि जनरल डायर ही सेव्ड द ब्रिटिश एम्पायर, उसने ब्रिटिश एम्पायर को सेव कर दिया, बचा दिया। इसी
घटना से इतना ज्यादा भारतीयों को रोष हुआ कि एक हमारे बहुत ही योग्य छात्र रहे उधम सिंह, जो उस वक्त इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, वो इतना द्रवित हो गए, उनके भी परिवार संबंधित कुछ व्यक्ति की उसमें हत्या हुई थी, कि उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं, हमें बदला केवल लेना है। उन्होंने बुक्स लिया, जहां पे सम्मान समारोह जनरल डायर का लंदन में चल रहा था, वो बुक्स लेकर के गए, मोटी सी बुक्स लिया, उसको काट करके रिवॉल्वर रखने के लायक उन्होंने प्लेट बनाया, अब प्लेट बनाकर रिवॉल्वर अंदर रख दिया और उस बुक्स को क्लोज कर दिया। दिखने में जैसे ये बुक्स है, मान लीजिए आपके सामने, आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये आपने इसमें रिवॉल्वर रखी और बुक्स को ऐसे क्लोज कर दिया, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अंदर क्या है। तो बुक्स को उन्होंने क्लोज कर दिया। बुक्स को क्लोज करने के उपरांत जो है क्या कहते हैं, वो गए सभा में बैठ गए, वो भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते जैसे ही वो भाषण देते रहे, जैसे उनके तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, तुरंत उधम सिंह ने निकाला और फायर कर दिया, गोलियों से शूट कर दिया, जनरल डायर को वही ढेर कर दिया और ढेर करने के बाद भागने लगे। इतने में सामने अंग्रेज महिलाएं आ गई, उन्होंने उनको धक्का देकर भागना उचित नहीं समझा, पकड़ लिया गया। जो पकड़ने वाले फोर्स के लोग थे, उन लोगों ने पूछा कि आपके पास भागने का मौका था, क्यों नहीं भागे? कहे कि मेरे भारतीय समाज में महिलाओं को धक्का देने का प्रचलन नहीं है, ये सिर्फ इंग्लैंड में ही प्रचलन चलता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। इतना ज्यादा इस प्रभाव से वहां के इंग्लैंड के लोग प्रभावित हुए। फिलहाल उधम सिंह को कानून के अनुसार जो है फांसी की सजा दी गई और पूरे इतिहास में वो शहीद उधम सिंह के नाम से विख्यात है। उनके नाम पर एक नगर की भी स्थापना है, उधम सिंह नगर कहा जाता है। तो ये घटना बड़ी ही इतिहास महत्वपूर्ण घटना रही। अब चलते हैं, तीसरी घटना है पीजेंट मूवमेंट इन अवध, जून 1920। रामचंद्र नाम के एक किसान थे अवध में, बाबा रामचंद्र उनको कहा जाता था। वो असल में क्या कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था जो बाहर जाते थे काम करने के लिए, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। वो जब अवध में आए तो इन्होंने क्या कहते हैं देखा कि जमींदारों का बहुत अन्याय चल रहा था। तो जमींदारों के अन्याय के विरोध में लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स जिसको कहा जाता है, और जो उच्च अधिकारी थे उनके विरोध में, जो व्यापारी थे और साहूकार थे उनके विरोध में, उन्होंने जो है क्या कहते हैं ये आपका चलाया पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट माने किसान होता है, किसान आंदोलन चलाया। सन जून 1920 में चलाया था। इसमें फिर उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और किसान बहिष्कार कर ही रहे थे जमींदारों का और जो भी साहूकार थे। साथ में जो नाई धोबी थे, इन्होंने भी बहिष्कार किया। ना तो नाई बाल बनाने जाते थे और ना तो धोबी कपड़े साफ करने जाते थे। उस जमाने में जमींदारों साहूकारों का ये बहुत बड़ा एक तरह से अपमान उनको महसूस होता था कि हमारे यहाँ नाई और धोबी बाल बनाने और कपड़े साफ करने नहीं आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें काफी जो है जगह जगह समितियां बनाई थी। 200 से ज्यादा समिति पूरे अवध में बनाई गई थी। विरोध किया गया। फिर बाद में कुछ डिसीजन सरकार ने इनके फेवर में, अवध के किसानों के फेवर में लिया था। तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण हेडिंग्स जो नेशनलिज्म इंडिया की है, तो हमने आपको समझा दिया है। बाकी का फिर कल बताएंगे। थैंक यू।